हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस में 7 ये क्वेश्चन सेट नंबर आपका 32 है और 75 क्वेश्चन जो लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं वो सारा सिलेबस के पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं और वैसे ही क्वेश्चन को आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, या आप इसे प्रीवियस क्वेश्चन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उससे भी हम आपको क्वेश्चन बीच बीच में देते रहते हैं। तो आप इसे प्रीवियस क्वेश्चन से भी जोड़ सकते हैं और आगे आने वाला जो भी एग्जाम है उससे भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 30 नंबर सेट में क्वेश्चन था ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, वो तमिलनाडु उसमें आंसर मिलवाए थे। तो उसको आप बिहार कर लीजिएगा, बिहार उसका सही आंसर है। एक फ्रेंड्स ने एक स्टूडेंट है जो मैसेज भी किए थे कि बिहार होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार होना चाहिए उसका। फ्रेंड्स, अगर सारा वीडियो का पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं, सारे सेट नंबर का अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम जो है वो केसीसी ऑफिशियल जब करेंगे तो केसीसी ऑफिशियल जो यहाँ पे दिया हुआ है केसीसी ऑफिशियल से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल नंबर नेम आ जाएगा और वहां से आप ज्वाइन करके सारा पीडीएफ को आप अवेलेबल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम आपको पीडीएफ ऐसे क्वेश्चनों का पीडीएफ लाने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का टोटल छठा से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का हम आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और इसे अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यह बेनिफिट साबित होगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए एग्जाम को लेकर काफी अच्छा है, हम कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं, तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन में है कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी और बागमती नदी। आपका सही आंसर जो होगा वो बूढ़ी गंडक नदी होगा। फ्रेंड्स, एक ऐसे स्टूडेंट है जो मैसेज ये भी किए थे कि आप टोटल क्वेश्चन अगर करते हैं डिस्कशन तो टोटल ऑप्शन का डिस्कशन कीजिए। क्या इतना संभव है? इतने कम समय में उतना संभव नहीं है। इसी तो एक ही क्वेश्चन का अगर डिस्कशन हम करते हैं तो इतना लंबा समय चल जाता है कि फिर से लोग मैसेज करने लगते हैं कि और कम समय दीजिए, और कम समय दीजिए। अब बताइए, फिर भी हम फास्ट बोल के एक ही ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं या बताते हैं आपको तो उतना टाइम लग जाता है। टोटल चारों का बताएंगे। वैसे डिस्कशन अगर वो स्टूडेंट अगर मेरा डिस्कशन ऑफलाइन में नहीं देखे हैं तो उनको नहीं पता होगा। हम तो ऐसे हैं जो 20 क्वेश्चन में भी आपको 2 घंटा टाइम ले लेंगे, चारों क्वेश्चन का ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे तो खैर बहुत अच्छा सलाह दिए हैं कि चारों का ऑप्शन कीजिए, नहीं तो लीनियर क्वेश्चन दीजिए। लेकिन फिर भी हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि आपको वहां ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा और चारों ऑप्शन को इसलिए पढ़ते हैं कि आपका क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन मिल जाने का मतलब ये होता है कि चारों ऑप्शन तो आपके पास ये जरूर होता है छांटने के लिए कि कौन सा इसका आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। एक ही ऑप्शन का डिस्कशन करें, फिर देखेंगे जब किसी अगले सेट प्रैक्टिस में जब किसी और अन्य सेट प्रैक्टिस देंगे, 20 या 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस देंगे तो उसमें चारों क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर? अभी समय कम है और समय कम में ज्यादा क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं जो आपको एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है वो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान देंगे, बूढ़ी गंडक नदी जो है वो इसका उद्गम जो होता है वो चौतरवा में होता है, जो बिशंभरपुर जो है वो पश्चिमी चंपारण में इसका उद्गम की अगर बात करें, उद्गम की बात करें तो वो है चौतरवा में इसका उद्गम होता है, जो कहां पड़ता है? बिशंभरपुर पड़ता है। और यह बिशंभरपुर जो है वह कहां स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, इसका उद्गम स्थल होता है। क्लियर? बिहार में अगर यदि जो बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई देखेंगे, बिहार में लंबाई अगर देखेंगे बूढ़ी गंडक नदी का तो टोटल लंबाई 320 किलोमीटर होती है। क्लियर? अगर इस बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी की अगर बात करेंगे तो मसान है, बलोर है, पंडई है, सिकता है, तिलवे है, तियूर है, धनौती है, कोहरा एवं दंदा है। जिसमें से सहायक नदी एक याद रखेंगे, धनौती को निश्चित तौर पर याद रखेंगे क्योंकि धनौती जो है काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जो बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है।
क्लियर। और यह गंगा में आके कहा मिल जाती है, गंगा नदी में आके जो मिलती है वो खगड़िया के निकट आकर मिल जाती है, खगड़िया के निकट गंगा में आकर यह नदी मिल जाती है। क्लियर। यह बिहार में सबसे बड़ी सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा आपका ऑप्शन है कोसी नदी है। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाता है, इसे कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है ऋग्वेद में। इसके अलावा सप्त कोशी, इसे नेपाल में कहा जाता है इस कोसी नदी को। बिहार में जो प्रवेश करती है यह भीमनगर में सुपौल जिला में के समीप यह बिहार में प्रवेश करती है। इसके अलावा यह गंगा में जो आके मिलती है वो कुर्सेला के निकट कटिहार जिला में कोसी नदी आकर मिल जाती है। ध्यान देंगे इसकी सहायक नदी की तो बागमती है, अरुण है, तामूर है, सुनकोशी है, कमला बलान है, दूध कोशी है, तामा कोशी, इंद्रावती और लिपुलेखोला जो है ये सभी कोशी की सहायक नदियां हैं। बिहार में इसकी लंबाई की अगर बात करें, बिहार में इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 260 किलोमीटर है। क्लियर। कमला नदी की अगर हम बात करते हैं तो कमला नदी की टोटल लंबाई जो है वो बिहार में 120 किलोमीटर है। कमला की टोटल लंबाई। कमला का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है जो नेपाल में है। बिहार में प्रवेश करती है जयनगर, मधुबनी जिला जो है वो जयनगर में, जो मधुबनी जिला में जयनगर है वहां बिहार में पहली बार प्रवेश करती है। और संगम जो इसका गंगा में होता है वो बागमती नदी में होता है। डायरेक्ट गंगा में ये नहीं मिलती है, वो बागमती नदी में पहले मिलती है और जो बदला घाट खगड़िया जिला में मिलती है और यह बागमती नदी बाद में गंगा में आकर मिल जाती है। यानी कि अगर कमला किसकी सहायक नदी है की बात करेंगे तो बागमती नदी की सहायक नदी कमला नदी है। क्लियर। सहायक नदियां की अगर बात करें कमला नदी की तो वो होता है सोनी, धौरी, बलान, त्रिशूरा तथा मैनावती होता है। क्लियर। इसके अलावा बागमती पर भी ध्यान देंगे तो बागमती नदी का बिहार में कुल लंबाई की अगर बात करें तो 394 किलोमीटर है। आप ध्यान देंगे यहाँ बागमती की लंबाई बिहार में 394, लेकिन यहाँ पर बूढ़ी गंडक की लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर। तो कहेंगे सबसे लंबा तो बागमती हुआ, ऐसी बात नहीं है। बागमती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह बागमती नदी जो है वो कोसी की सहायक नदी है जो खगड़िया के निकट कोसी में आकर मिल जाती है। अतः यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपका क्वेश्चन पूछा है गंगा की सहायक नदी। क्लियर। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है। आपका सही आंसर होगा वह है डीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। क्लियर। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य जो रहा है वह रहा है डीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। क्लियर। सॉरी, डीबी यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा ब्लैंक करेंगे, इसको कहेंगे टीबी, टीबी इसको रखेंगे। टीबी का सक्रिय मामलों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयवर्धनेपुरा कोट्टे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन में आपके पास इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका या सऊदी अरब। आपका सही आंसर होगा श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में घोषित समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। आपका ऑप्शन 11 फरवरी, 17 मार्च, 10 मई और 14 अप्रैल। सही आंसर होगा 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाने का हाल ही में घोषणा किया है। और किस उपलक्ष्य में घोषणा किया ये भी जानकारी रखना चाहिए आपको। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 11 फरवरी को हर साल समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके याद में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस, पुण्य दिवस के अवसर को 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। ध्यान देंगे सभी का। 17 मार्च की अगर ध्यान देंगे तो सभी हाल ही में 17 मार्च को भी भारत सरकार के द्वारा कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरित करने के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। कर्नाटक सरकार ने इसके याद में राजकुमार पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को घोषणा करने के लिए 10 मई की ओर ध्यान देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गणिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्गणिया दिवस
दिवस के रूप में हाल ही में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। क्लियर। और यह आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए ऐसा किया गया है। जबकि 14 अप्रैल को हाल ही में समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार के द्वारा समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। 17 मार्च वाला नहीं लिखे, लिख लीजिएगा प्रेरणा दिवस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कुंड नालंदा जिला से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और सीता कुंड। आपका सही आंसर होगा सीता कुंड जो है वह नालंदा जिला में नहीं बल्कि मुंगेर जिला में स्थित है। ध्यान देंगे, सीता कुंड के अलावा रामेश्वरम कुंड भी, इसके अलावा लक्ष्मण कुंड भी, इसके अलावा आप और भी याद रखेंगे रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड तथा लक्ष्मण कुंड तीनों मुंगेर में ही स्थित है, जो कि गर्म जल का स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सबसे गर्म जल जो है मुंगेर में वो लक्ष्मण कुंड के रूप में जाना जाता है। तो ये मुंगेर में है सीता कुंड। बाकी सभी सूर्य कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया, गोमुख कुंड, ये सभी जो है वो नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। ध्यान देंगे, राजगीर में स्थित कुंड है जो गर्म जल का स्रोत है। क्लियर, गर्म जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचामृत योजना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचामृत योजना का संबंध इनमें से किस राज्य से है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी होगा 15 अधिकरणों में। जबकि प्रकरणों की बात करें कि कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो कुल प्रकरणों की संख्या 180 है। ध्यान देंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है भले ही नाम अर्थशास्त्र है लेकिन यह राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। राजनीति के बारे में, मौर्यकालीन राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, राजनीतिक पुस्तक है। क्लियर, ध्यान देंगे 15 अधिकरणों में। इसके अलावा प्रकरणों की संख्या अगर पूछेगा तो 180 प्रकरण है। जबकि इसमें अगर पूछेगा कि मंत्रों को इसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कुल श्लोकों की संख्या अगर चर्चा की जाए तो लगभग 4000 श्लोक इसमें है। और इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स दोनों पाई जाती है बक्षीय पिंजर में, यानी बक्ष में पाया जाता है, सीने की हड्डी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? ऑप्शन है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, बिल्कुल सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। अगला यानी 37वें संस्करण जो होगा राष्ट्रीय खेल का वो गोवा में होगा, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी में 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर जो रहा वह सावज रहा, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका है दरभंगा, जमुई, बेगूसराय, यहां देंगे बेगूसराय और वैशाली। आपका सही आंसर जो होगा वो वैशाली जिला में बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ध्यान देंगे दरभंगा की अगर यदि जो बात करते हैं तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है, सभी का लिखेंगे कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। जमुई की अगर यदि जो बात करते हैं तो जमुई जिला में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है। इसके अलावा ध्यान देंगे नागी लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य। बेगूसराय की ओर ध्यान देंगे तो बेगूसराय में जो स्थित है वह है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वह बेगूसराय में स्थित है। क्लियर। वैशाली में बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जमुई जिला में भी है बिहार में, नक्टी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो जमुई में स्थित है, ये भी लिख लेंगे जमुई में। अच्छा,
जमुई में पहले ही लिख चुके हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जमुई में नागी डैम पक्षी अभयारण्य, इसके अलावा भी है, ध्यान देंगे, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में ही स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या अहमदाबाद। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य के द्वारा जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च किया है और यह भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान देंगे इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 ईस्वी में होती है, 1962 ईस्वी में होती है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला विशेष पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? किस राज्य को प्रदान किया गया? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। आपका सही आंसर होगा झारखंड राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो प्रतिवर्ष सरकारी संगठन हो या व्यक्तिगत रूप से हो, तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए जो भी प्रयास करेगा, चाहे तो संगठन प्रयास करे या व्यक्ति प्रयास करे, उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष का यह जो तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 है, इस वर्ष का WHO ने जो प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा जो प्रदान किया गया है वह प्रदान किया गया झारखंड राज्य को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NATO नेटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया बना है। क्लियर। ध्यान देंगे नेटो की स्थापना भी कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? खूब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को कंठस्थ एकदम याद रखेंगे। किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, यानी EACPM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आप भी जानते हैं 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के याद में, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन है 2023 को, 24 को, 22 को या 2025 को। आपका सही आंसर होगा 2023, यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग कर सकता है? यानी नोटा का प्रयोग किस चुनाव में मतदाता कर सकते हैं? तो ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा में मतदाता मतदान करते हैं, लोकसभा। अब राज्यसभा में तो सभी मतदाता मतदान नहीं करेंगे, विधान परिषद में भी सभी मतदाता मतदान नहीं करेंगे, तो लोकसभा में सभी मतदाता मतदान करते हैं, तो लोकसभा में नोटा का प्रयोग कर सकते हैं और एक विधानसभा में नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनता है 1 और 3 दोनों में आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान लाया गया था? दल बदल विरोधी प्रावधान जो है वो 52वां संवैधानिक संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम सन 1985 ईस्वी में लाया गया था। क्लियर है, जिसके तहत
भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था? जिस बात का ध्यान देंगे तो दल बदल विरोधी के नाम से स्पष्ट है, दल बदल विरोधी, यानी जो पार्टी जो है, राष्ट्रीय दल के जो पार्टी होते हैं उसके सदस्यों का दल को बदलने का प्रावधान जो है उस पर कंट्रोल किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपका ऑप्शन में दिया गया है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। बिल्कुल सही है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी में है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक कहने का मतलब हो गया कि एक बार जो अध्यक्ष बन गया वही अध्यक्ष बना हुआ रह जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और जो भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये बात पूर्णकालिक वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के बारे में गलत है। बाकी इसका गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। और यह एक संघवाद के सिद्धांत पर आधारित सहकारी संस्था है, यह भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? अब देखेंगे, देश के कोई भी न्यायालय हो और उसमें वाद विवाद चल रहा हो तो अन्यत्र उसे भेजने का अधिकार जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, इसके अलावा हमें और उत्साह मिले और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएं। और जो भी आपके लिए कंटेंट लाएंगे वो पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करवा देंगे। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे आप कांटेक्ट कर लेंगे या जुड़ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में सूचना अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कब लागू किया गया था? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछता है ये। तो आपका सही आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था या लागू किया गया था। क्लियर? आप ध्यान देंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी। क्लियर? लेकिन यह प्रभावी कब हुआ? 12 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे, प्रभावी वाला भी याद रखेंगे। प्रभावी कब से हुआ तो ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 से यह प्रभावी हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के 1 के तहत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किया गया है। 371 के बी देखेंगे तो असम राज्य के लिए है, यह असम के लिए है। जबकि 371 का सी देखेंगे तो मणिपुर के लिए है और 371 का डी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हटाया सकता है। ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया लाके हटाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया में इसमें अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके इसे हटाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा उसे लाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल। यह राज्य, किसी भी राज्य का जो मुख्य कानूनी अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। क्लियर? जबकि ऑप्शन नंबर बी में राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है? जी नहीं, मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, कम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। माफ करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है।
माफ जो करता है मृत्यु दंड को वह केवल और केवल राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इसमें से नहीं है। तो कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है नहीं है के अंतर्गत आपको शामिल हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन में है 9 सितंबर 1972 ईस्वी को, तो यही बात सही है, 9 सितंबर 1972 ईस्वी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकारी से रक्षा एवं संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग होता है जो किसको प्रभावित कर देता है? तो थैलीसीमिया जो होता है वो रोगी में शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण जो होता है वो क्षमता खत्म हो जाता है थैलीसीमिया में। तो ऑप्शन नंबर ए बनता है, यानी रक्त से संबंधित यह बीमारी होती है। देखेंगे अल्फा थैलीसीमिया, यह विशेष रोग दो प्रकार का होता है। यह थैलीसीमिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अल्फा थैलीसीमिया होता है, थैलीसीमिया होता है, और एक होता है बीटा थैलीसीमिया, थैलीसीमिया होता है। क्लियर। ये दोनों प्रकार के थैलीसीमिया के ही प्रकार होते हैं जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे अरक्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन, सबसे पहली बात देखेंगे, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट नामक विद्वान के द्वारा 1921 ईस्वी में बेंटिक एवं वेस्ट नामक विद्वान के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। यह इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है और यह शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसमें जस्ता की मात्रा पाई जाती है, जस्ता पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करता है? आप समझेंगे, लार जो होता है हमारे माउथ कैविटी से लार का सेक्रेशन होता है। हमारे माउथ कैविटी में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। माउथ कैविटी में मुंह का जो खोल होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसे 2 प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है म्यूसिन। अब समझेंगे, टाइलिन का काम जो होता है वो स्टार्च को पाचन करने में मदद करता है, जबकि म्यूसिन जो होता है भोजन को चिपचिपा कर देता है, भोजन को मिला देता है। जब कभी भी आप भोजन करते हैं तो आपका निवाला जो होता है उसके कोर जिसको कहते हैं, खाते हैं जिसको कोर कहते हैं, अब उसको अगर उगल के देखेंगे तो वो चिपचिपा हो गया होता है। क्लियर। तो चिपचिपा जो होता है वो म्यूसिन नामक एंजाइम के कारण चिपचिपा होता है, ताकि वो ओसोफेगस के माध्यम से अंदर जा सके। क्लियर। तो 2 प्रकार का एंजाइम टाइलिन और म्यूसिन। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का सेक्रेशन करना, ऑप्शन नंबर डी बनता है, लार का यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने का कार्य करता है? सबसे जो बुद्धिमान केंद्र होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे कहते हैं प्रोसेंसेफ्लॉन। अंग्रेजी में इसको अग्र मस्तिष्क को प्रोसेंसेफ्लॉन कहा जाता है, और यह सबसे बुद्धिमान केंद्र होता है, चिंतन केंद्र होता है। किसी को सोचने, विचारने, याददाश्त करने के लिए सब यही कंट्रोल करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 खिलाड़ी हैं, उसमें से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं। कौन दो खिलाड़ी हैं? उनका दिया हुआ है आपको ग्रुप। ऑप्शन में है विराट कोहली और बाबर आजम। नहीं, विराट कोहली और रॉस टेलर, दोनों ही विराट कोहली और रॉस टेलर जो है 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में, चाहे तो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, अमाशय, पक्वाशय या इलियम। ध्यान देंगे, यहां पे आपको फंसाएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में, और आपका यहां पर बड़ी आंत दिया हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसका भाग होता है इलियम, जेजुनम और डेडुनम। इसका डियोडेनम, इलियम और जेजुनम, डियोडेनम, इलियम और जेजुनम,
डियोडनम, जेजुनम और इलियम, यह 3 भाग में बटा हुआ होता है छोटी आंत। तो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत का हिस्सा इसमें ऑप्शन में आपका कौन है? इलियम। आपका सही आंसर इलियम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड का बहुलक कौन सा होता है? ध्यान देंगे। अब ई क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी डियोडनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो छोटी आंत के सबसे ज्यादा जो भोजन का अवशोषण होता है वो इलियम में ही होता है। डियोडनम का तो हिंदी पकवासे भी होता है, ठीक है। डियोडनम का हिंदी पकवासे भी होता है, लेकिन पकवासे में सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा इलियम में होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों ऑप्शन है। एमिनो एसिड का बहुलक क्या होता है? तो एमिनो एसिड का जो बहुलक होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होता है। ऊष्मीय मान की बात करें तो 55,000 किलो जूल, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 55,000 किलो जूल ऊष्मा मान होता है इसका। जबकि कोयला का ध्यान देंगे तो 25,000 होता है, 25,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्लियर? पेट्रोल की भी अगर बात करेंगे तो 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। जबकि सीएनजी की बात करेंगे तो 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान होता है। तो सबसे ज्यादा एलपीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है पॉलिएस्टर और कपास का, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर और ऊन का, ऑप्शन सी कपास और ऊन का, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। क्लियर? अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। पॉलिएस्टर जो होता है, पॉलिएस्टर और ऊन के मिश्रण को पॉलीवूल कहा जाता है। पॉलिएस्टर और ऊन जो है इसको पॉलीवूल के नाम से जाना जाता है। पॉलीवूल के नाम से इसके मिश्रण को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं घटित होती है? ऑप्शन में है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है, यह भी बात आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यह गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका की घटना, जिसमें सीता मैया फंस गए थे। मृग मरीचिका की घटना, जो सोने की हिरन था वह वास्तविक हिरन देखने में लग रहा था। किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी बनता है, मृग मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। ध्यान रखेंगे, रेगिस्तान में दिन के समय भी भूमि के निकट वायु की परतें गर्म होने के कारण ऐसा घटना घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित इसमें से नहीं है? सिरका, एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। संतरा में फॉर्मिक एसिड तो चींटी में पाया जाता है। डंक मारने वाले जो कीड़े होते हैं चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जो डंक मारते हैं। चींटी हो गया आपका। इसके अलावा आप ध्यान देंगे आपका बिच्छू हो गया, ये सब जो डंक मारते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आपका बिरनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके अलावा बिरनी हो गया, जो बिरनी आपको काट लेता है। संतरा में जो पाया जाता है, संतरा में वह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सुमेलित में इमली में टार्टेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह केंद्र सरकार का बैठक है। कौन सा कथन आपका
सत्य। तो केंद्र सरकार का बैठक नहीं है, यह केंद्र सरकार का बैंक है, इसको सुधार करेंगे, केंद्र सरकार का बैंक है। ऑप्शन बी में यह मौद्रिक नीति बनाता है और इसे लागू भी करता है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन भी करता है। उपर्युक्त में सभी कथन आरबीआई के बारे में सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ध्यान देंगे, आरबीआई जो है 1934 ईस्वी के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन 18 गो है, न्यूट्रॉन 20 गो है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करने का काम वित्त विभाग करता है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एन.के. सिंह है, एन.के. सिंह है। इसके अलावा पहला से लेकर 15 तक भी हो सकता है, आपको पूछ देगा तो याद रखिएगा, के.सी. नियोगी, के. संथानाम, ए.के. चंदा, पी.वी. राज, मन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर चौहान, साल्वे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए बाई रेड्डी। ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिंजो आबे, अबी अहमद अली, एंजेला मर्केल, दलाई लामा। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है शरणार्थियों के स्वागत करने के प्रयासों को लेकर उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का मापन घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, घरेलू। अब देखेंगे गरीबी रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? संस्था जो होता है, जो आकलन करने वाला संस्था जो होता है वह होता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आकलन किया जाता है, गरीबी रेखा का आकलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक इसमें से नहीं है? ऑप्शन है राजस्व घाटा, राजकोषीय संकेतक आपका नहीं है, राजकोषीय घाटा संकेतक है, प्राथमिक घाटा संकेतक है, राजकोषीय घाटा भी संकेतक है और चालू खाते का घाटा जो है वो राजकोषीय संकेतक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो देखेंगे, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास आवश्यक है समावेशी समृद्धि के लिए, कृषि का पुनरुद्धार भी सही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1920 तो सभी जाते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। क्लियर। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट जो चौरी चौरा घटना घट जाती है, जिसके कारण से महात्मा गांधी क्षुब्ध हो जाते हैं और 12 फरवरी, ध्यान देंगे, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरा चौरी हत्याकांड होता है, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी अहिंसात्मक रूप से हो जाने के कारण इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, बंद किया गया। क्लियर। तो शुरू किया गया 1 अगस्त को, 5 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और इसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था 1936 ईस्वी में, जो लखनऊ में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, लखनऊ में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान देंगे, यह जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इसका नाम बदल दिया गया और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था।
इसी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? सबसे पहली बात, इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एम.के. गांधी के द्वारा, एम.के. गांधी के द्वारा। अब ध्यान देंगे, यह जब दक्षिण अफ्रीका में थे महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। और यह गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इसके अलावा तमिल भाषा में भी, इसके अलावा एक और याद रखेंगे भाषा, तमिल भाषा में भी इसका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 ईस्वी में, क्लियर, तो इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की चर्चा यहां पे की गई थी। क्लियर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था इस 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। क्लियर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार की लूट की गई थी, सूर्यसेन के नेतृत्व में की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया था। क्लियर, ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना के समय पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन के समय कितने सदस्य थे, प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था या कितने सदस्यों के साथ कांग्रेस की शुरुआत हुई थी? तो 72 सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। कहां हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ध्यान देंगे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एओयू ने इसकी स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से, लाखों का दान करने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, जो लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन नाम कर दिया गया है? ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या सिक्किम। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन नगर है? तो मोहनजोदड़ो, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन सभी हड़प्पाकालीन नगर है, तो प्रयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन में धौलावीरा, कुलडीहवा, चिरांद, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से गेहूं के उपजाने का प्रथम साक्ष्य मिला है पश्चिमी बलूचिस्तान मेहरगढ़ से, जबकि कुलडीहवा जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, यहां से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1972 है, 1984, 1987 या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश जो है वो बांग्लादेश में है, इसका मुख्यालय ढाका में है। क्लियर। लेकिन भारत में पहला जूट मिल अगर पूछेगा, भारत में पहला जूट मिल अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, भारत में पहला जूट मिल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1855 ईस्वी में पहले जूट मिल की स्थापना हो चुकी थी, जो कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। कलकत्ता रिसरा
रिसरा में की गई थी। क्लियर, इस बात का ध्यान रखेंगे और ध्यान देंगे कि भारत जो है वो कच्चे जूट और जूट के सामानों में सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है। क्लियर, निर्यातक में बांग्लादेश पहला। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है, वांगहो चीन में तो एशिया में है, अमेजन है तो दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा ध्यान देंगे डेन्यूब जो है वो यूरोप की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? बिहार को कुल कितने कृषि क्षेत्र के जलवायु में बांटा गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। ध्यान देंगे उत्तर पश्चिम जोन, अब तीनों को ध्यान रखेंगे। पहला में जो आएगा वह उत्तर पश्चिम जोन, उत्तर पश्चिम जोन, इसके अंतर्गत कुल 13 जिला को रखा जाता है। दूसरा जो होगा उत्तर पूर्वी जोन, दूसरा जो होगा वो उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्तर पूर्वी जोन के रूप में शामिल किया जाता है जिसमें कुल 8 जिला को शामिल किया जाता है। दक्षिण पश्चिम जोन के अंतर्गत तीसरा में है दक्षिण पश्चिम जोन के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत 11 जिला के रूप में बांटा गया है और एक उप जोन भी रखा गया है, उप जोन के रूप में, उप जोन के रूप में शामिल किया गया है। चौथा को वह है दक्षिण पूर्व जोन, दक्षिण पूर्व जोन जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है 6 जिला को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति या एससी प्रतिशत है? आपका सही आंसर है पंजाब में सर्वाधिक एससी प्रतिशत पंजाब में है जो 31.9% है, 31.9% अकेले पंजाब में है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति संख्या जो है वो टोटल अभी है 20,13,78,086। भारत की कुल जनसंख्या का यह 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? अस्थि संधि का एक प्रकार बॉल सॉकेट अस्थि संधि का प्रकार है, ग्लाइडिंग भी अस्थि संधि का प्रकार है, मैक्रो जो है वह अस्थि संधि के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। अस्थि संधि का मतलब अस्थि को जोड़ने वाला संधि, ज्वाइंट जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है जो कुल 46,98,028 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि पाई जाती है उनमें से वार्षिक वर्षा जो होती है, वार्षिक वर्षा ... से कम होती है। कितना से कम होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है जो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत भारत में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टान इसमें से नहीं है? कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सेल्यूरियन है, लेकिन धारवाड़ की श्रेणी जो है वो शामिल महाद्रविड़ियन कल्प के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसे आर्कियन क्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं धारवाड़ श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इसमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैम, नागार्जुन सागर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे आंध्र प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। क्लियर। अब ध्यान देंगे 1983 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। क्लियर। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब? 1983 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? यानी सबसे लंबी भारतीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है? भारत के पड़ोसी देश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है जो कि 496.7 किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम की अगर यदि जो बात करते हैं तो वो लगता है किसके साथ? ध्यान देंगे अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम भी याद रखेंगे
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो कितना लगता है तो याद रखेंगे 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो रूस में इसमें से स्थित पर्वत जो है वो कासेसस पर्वत जो है वो रूस में स्थित है। ध्यान देंगे, कासेसस पर्वत रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता था? सीता भूमि का अभिप्राय जो होता था वो डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में होता था, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होता था। अब ध्यान देंगे आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ना जोती जाने वाली उपयोगी अनुपयोगी भूमि गलत है, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि गलत है, जनजातियों द्वारा जोती जाने, आज भी जो जनजाति लोग SC ST के लोग जो सरकारी भूमि को अपना लेते हैं उसे क्या सरकार छीनती है? नहीं छीनती है। तो उस समय भी जो सीता भूमि होती थी जनजातियों द्वारा जोती जाती थी, और यह जो भूमि होती थी वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती थी। इसको गरमजरुआ भूमि कहा जाता है। तो यह डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती थी, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है फंसाने वाला, हालांकि केंद्रीय सरकार के यह नियंत्रण में होती थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान आपका असत्य है? दो बारी क्वेश्चन आ गया है। दस्त ए कबीर, असत्य क्वेश्चन की आपको पहचान करना है, नहीं एक ही बार है। दस्त ए कबीर ईरान में, बिल्कुल सही है। कालाहारी बोत्सवाना में मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल सूडान में है, बिल्कुल सही है। किजील कुम जो है वो सऊदी अरब में नहीं स्थित है। किजील कुम जो है वह मध्य एशिया में है, मध्य एशिया का मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लॉक पर्वत इसमें से नहीं है? तो इसमें से ब्लॉक पर्वत एटलस जो है वो ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। एटलस जो है वह एक मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से तेल नदी के रूप में नाइजर नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नाइजीरिया में यह बहने वाली नदी है नाइजर नदी, नाइजीरिया की नदी है नाइजर नदी, जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, लिम्पोपो नदी इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। क्लियर? काटने वाली नदी होती है, जबकि जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, जो मिस्र में प्रवाहित होती है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन BSSC का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ऐसा कि हाँ हम कुछ यूजेबल चीज, उपयोगी चीज आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप इसे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे किसी अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए